जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन, और मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। क्या है हमारा टॉपिक? मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। और इस कड़ी में आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 46 है। कौन सा है? लेक्चर नंबर 46 है। और जो हमने पिछला लेक्चर देखा था जिसमें कि हमने हमारे मध्य प्रदेश की नदियों को कंप्लीट कर लिया था, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं से है, जिसके कि प्रश्न हर परीक्षा में हमें देखने को मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके प्रश्न हमें किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। तो अगर आप भी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो आज ही जुड़े हमारे इस यूट्यूब चैनल से और शुरू करें अपनी तैयारी को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस के लिंक को शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं और हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो देखिए, हमने मध्य प्रदेश का गठन, सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की पर्वत, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभयारण्य, मध्य प्रदेश में वन और वन रिपोर्ट 2023, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये इतने टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं पिछले 45 लेक्चर्स में, और आज हमारा जो 46वां लेक्चर है वह है हमारे मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए, तैयार हैं आप सभी पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, अब देखिए, ये नदी घाटी जो परियोजनाएं होती है ये क्यों बनाई जाती है? तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है। इनके अलग अलग और बहुत सारे पर्पस होते हैं। जैसे कुछ परियोजनाएं होती है, देखिए, इन परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और बांध बनाकर उन नदियों को पानी को रोका जाता है। तो इनको क्यों बनाया जाता है? तो या तो इनका उद्देश्य सिंचाई के लिए होता है, या हम इसके द्वारा बिजली उत्पादन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, या कुछ परियोजनाएं ऐसी होती है जिससे सिंचाई और बिजली दोनों के लिए उपयोगी या उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं पर्पस के साथ हमारी नदी घाटी परियोजनाओं को बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारी चंबल घाटी परियोजना की। कौन सी परियोजना? हमारी चंबल घाटी परियोजना। ठीक है साथियों, चलिए, अब अगर चंबल घाटी परियोजना की बात करेंगे तो नदी कौन सी होगी हमारी? तो याद रखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है कि हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं। तो हम चंबल नदी की बात कर रहे हैं। अब बात की जाए कि हमारे मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका कहा जाता है। लगभग 207 से ज़्यादा नदियां हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण या जिसे प्रारंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1953-54 में मध्य प्रदेश की चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। और यह, चूंकि इसका जो, अगर हम अपुआ क्षेत्र की बात करेंगे तो अधिकांश क्षेत्र यह चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है और राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसलिए यह मध्य प्रदेश सरकार और
राजस्थान सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार दोनों ने मिलकर इस परियोजना को संचालित किया है और यह आज भी चल रही है। सॉरी। अगर बात की जाए कि यहाँ की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी कुल विद्युत क्षमता 386 मेगावाट बिजली का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 386 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका निर्माण हमने कितने चरणों में किया है, तो 3 चरणों में हमने इस चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया है। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, हमने पहला चरण है हमारा गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमने 3 जगह इस पर डैम बनाए हैं या बांध बनाए हैं। तो पहला बांध जिसका नाम क्या है, तो गांधी सागर बांध है और यह हमारे मंदसौर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा इस गांधी सागर बांध के पास में मंदसौर में हमें एक मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पर चंबल माता की एक मूर्ति देखने को मिलती है और उस मूर्ति के हाथ को पकड़े हुए हमें 2 छोटे बच्चों की मूर्तियों को भी दर्शाया गया है। तो अगर उसका मतलब कभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, एक बालक का मतलब होता है मध्य प्रदेश और दूसरे का मतलब होता है राजस्थान। तो वो जो वहाँ चंबल जो डैम है, जो गांधी सागर डैम है, उसके पास में बनी हुई मूर्ति है ये। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है कभी फोटो देकर पूछ लिया जाए। ठीक, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारी पिछली परीक्षाओं में व्यापम द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, और याद रखिएगा व्यापम में भी परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। ठीक, तो जैसे ये राजस्थान में एंटर होती है तो चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में रावत भाटा के पास में हमने एक दूसरा डैम बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक, और तीसरा जो है हमारा उसका नाम रखा जवाहर सागर बांध, कोटा राजस्थान। यानी कि 3 चरणों में, यानी जो 3 बांध बनाए हैं उन 3 बांधों में से एक तो हमारे मध्य प्रदेश में है और बाकी के बचे हुए जो 2 बांध है वह राजस्थान राज्य के अंतर्गत आते हैं। एक चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और दूसरा कोटा राजस्थान में। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए देखिए, अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ठीक, तो बताइए, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई, तो वर्ष 1953-54 में इसकी शुरुआत की गई। क्लियर है? यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इसमें कुल विद्युत का उत्पादन कितना है, तो 386 मेगावाट इसमें कुल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत कितने डैम बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे 3। कौन कौन से? गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान, और तीसरा है जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम एक एक बांध के बारे में जानेंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गांधी सागर बांध की। ठीक है, अगर हम गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो यह मध्य प्रदेश की किस स्थान पर है, तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के अंतर्गत इसे बनाया गया है। तो स्थान है भानपुरा मंदसौर। यहाँ पर कौन सा बांध है हमारा, तो गांधी सागर बांध है। और इसका शिलान्यास कब किया गया, तो वर्ष 1954 में इसका शिलान्यास किया गया हमारे उस समय या तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस बांध की नींव रखी गई। कब रखी गई? 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस बांध की नींव रखी गई।
और यह शुरू या इसका लोकार्पण कब कर दिया गया? तो वर्ष 1960 में इसका लोकार्पण कर दिया गया। नेक्स्ट है कि यह चंबल नदी की प्रथम और यानी कि हम कह सकते हैं कि यह बांध जो है ये चंबल नदी का सबसे पहला बांध है और सबसे बड़ा बांध है। तो अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध, भानपुरा, मंदसौर में। यहां पर अगर कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो यहां कुल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो जो गांधी सागर बांध है कहां पर है? भानपुरा, मंदसौर में। इसका शिलान्यास किसने किया? तो 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। लोकार्पण 1960 में किया गया। क्या विशेषता इसकी कि यह चंबल का या मध्य प्रदेश यह चंबल का प्रथम तथा सबसे बड़ा बांध है, चंबल का। ठीक है, मध्य प्रदेश का नहीं बोला, चंबल का, क्योंकि वो अलग प्रश्न हो जाएगा। क्लियर है? और कुल विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? तो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां पर किया जाता है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगले बांध की ओर चलते हैं। हमारा अगला बांध है राणा प्रताप सागर बांध और यह हमें कहां देखने को मिलेगा? तो यह रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान में हमें यह देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना गांधी सागर बांध के निर्माण के 10 साल बाद यानी कि वर्ष 1964 में इसका निर्माण किया जाता है। गांधी सागर कब किया गया? 1954 में। जबकि राणा प्रताप सागर कब किया गया? 1964 में। यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि 10 साल का जो गैप है वो किस में है? तो याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर और इसमें। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्या है कि कुल विद्युत क्षमता कितनी है इसकी? तो याद रखिएगा 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां किया जाता है। क्लियर है? तो ये पूरी स्लाइड आप लोगों को क्लियर है? ठीक, चलिए एक बार फिर से हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, बताइए चंबल घाटी परियोजना कितने चरणों में होती है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बोले सर 3 चरणों में होती है। कौन कौन सी? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज। चंबल नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है? बोले सर गांधी सागर बांध है। कब बना था? 1954 में बना था। यानी उसका शिलान्यास 1954 में नेहरू जी द्वारा किया गया, लोकार्पण उसका 1960 में किया गया। फिर इसमें कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है? 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह चंबल का पहला और सबसे बड़ा बांध है। चंबल घाटी परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल कितने विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 386 मेगावाट। राणा प्रताप सागर बांध के द्वारा कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप बांध के द्वारा किया जाएगा। राणा प्रताप बांध कहां अवस्थित है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रावत भाटा, मंदसौर में। रावत भाटा, चित्तौड़गढ़, मंदसौर में। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ जाएं। याद हो गया आप सभी को यहीं कहीं? क्लियर है? देखिए, ठीक है, तो ये हमारी पहली स्लाइड कंप्लीट हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला जो बांध है हमारा वह कौन सा है? तो अगला बांध है हमारा जवाहर सागर बांध। और अगर इसके
स्थान की बात की जाए तो जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा राजस्थान में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हमारी 1971 में की गई थी। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, जवाहर सागर बांध की। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं? चलिए, अब अगर हम बात करें कि इसमें कुल विद्युत उत्पादन कितना किया जाता है, तो हम देखते हैं कि इसमें कुल 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब हम, आप लोगों ने नाम सुना होगा कोटा बैराज का, तो ये जो जवाहर सागर बांध है, इसी के आगे जब हम जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें वहीं कोटा राजस्थान में एक और बांध देखने को मिलता है, जिसे बांध नहीं कहेंगे हम उसको, एक तालाब की तरह, या फिर एक पानी, जो पानी वहां पर इकट्ठा किया गया, रोका गया है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कोटा बैराज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि कोटा ताप विद्युत केंद्र को जो जल की आपूर्ति है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर पानी का निर्माण कैसे, विद्युत का निर्माण कैसे होता है? तो जल के द्वारा होता है। और ताप विद्युत है, यानी कि यहाँ पर के अलावा जो आणविक केंद्र हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। तो वहां पर जल की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसे की जाती है? तो कोटा ताप विद्युत केंद्र को जवाहर सागर बांध से ही हम जो जल की सप्लाई है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उपरोक्त तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजनाएं हैं, उसमें से 50-50% हिस्सेदारी किनकी है? तो दोनों राज्यों को 50-50% मिलता है। यानी कि हमने अभी देखा कि जो टोटल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो 386 मेगावाट, कितना? 300, यहां लिख लेते हैं अपन, ठीक, 386 मेगावाट टोटल बिजली का उत्पादन है। अगर इसका 50% करता हूं मैं, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। ठीक है, यानी कि हर राज्य के हिस्से में 193 मेगावाट विद्युत आती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? तो हमने 3 बांध पढ़ लिए, गांधी सागर बांध, भानपुरा मंदसौर, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, और राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा मंदसौर में। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, तो ये हमारी पहली नदी घाटी परियोजना कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम। और अब हम बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की। अभी हमने क्या पढ़ी? चंबल घाटी परियोजना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? तो नर्मदा घाटी परियोजना। अब इस नर्मदा घाटी परियोजना की क्या विशेषता है? तो देखिएगा, अगर बात की जाए तो यह हमारे भारत की 5वीं और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, अब प्रश्न परीक्षा वाला कैसे घुमाएगा? वो हमसे पूछ लेगा कि बताइए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी परियोजना सबसे बड़ी पूछा है। लेकिन अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? चंबल घाटी परियोजना। हमें एक एक शब्द को ध्यान से पढ़कर ही उत्तर देना है, वरना कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रश्न का उत्तर तो आता है, लेकिन हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है हम लोगों को कि हम गलत उत्तर, सही उत्तर याद होते हुए गलत उत्तर लगा के आ जाते हैं। इसलिए
प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उसे समझें और आंसर लगाएं। और ये कैसे होगा? तो ये कंटिन्यूसली प्रैक्टिस के द्वारा होगा, इसलिए हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है। यानी कि देखिए कितने बड़े स्तर पर इसको बनाया जा रहा है कि बड़े बांध जो है वो 29, 135 मध्यम और लगभग 3000 छोटी सिंचाई परियोजना यहां पर बनाई जाएगी। यानी कुछ तो बन गई है और कुछ बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब जैसे हमने देखिए तुलना करते हैं, चंबल कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना थी? 2 राज्यों की। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की। वहीं अगर नर्मदा घाटी की बात करेंगे तो देखिए, अगर हम नर्मदा के अफवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो ये कहां कहां से होकर गुजरती है? बोले सर मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश के बाद में यह हमारे महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में जाकर सीधी कहां चली जाती है? तो यह सीधी चली जाती है किस जगह पर? तो हम देखते हैं कि यह सीधी चली जाती है खंबात की खाड़ी में, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यानी कि इन 3 राज्यों की तो संयुक्त परियोजना होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से राज्य जाते हैं। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर राजस्थान से तो जाती नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे भी हमने शामिल किया है। क्लियर है बात? तो हमारी नर्मदा घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना हो गई? तो याद रखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना हमारे 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना हो गई। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। 4 राज्यों की परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट 1 अगस्त सन 2000 को नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1 अगस्त सन 2000 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो अभी तक हमने नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में क्या पढ़ा? तो हमने ये देखा कि नर्मदा घाटी परियोजना हमारे भारत की 5वीं सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इस पर 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है। फिर हमने देखा यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक, फिर 1 अगस्त सन 2000 को हमने नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कर दी। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब क्या है कि जब संयुक्त परियोजना होती है तो उसमें कुछ विवाद भी आते हैं। कोई राज्य कहता है कि हमें कम पानी मिला, हमें कम विद्युत मिली। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इससे कैसे बचा जाए? तो चलिए देख लेते हैं इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन। सॉरी। तो अब जब 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो विवाद भी चारों के। अगर 4 भाई हैं तो झगड़े भी 4 भाइयों के बीच ही होंगे। ठीक है, तो नर्मदा जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के मध्य यह जल विवाद है। ठीक है, और इसी विवाद को सुलझाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या है? नर्मदा जल विवाद अधिकरण। और इसकी स्थापना वर्ष 1996 में 1996 में इसकी स्थापना की गई। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी रामास्वामी, और डॉक्टर अंसारी को इस नर्मदा जल विवाद अधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया
और इन्हें यह काम सौंपा गया कि यह इन राज्यों के बीच जो जल के बंटवारे का विवाद है उसे सुलझा दिया जाए। क्लियर है? ओके, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है इसी में, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट है इसी में हमसे पूछ लिया जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हमने वर्ष 1985 में प्रारंभ किया गया और किस जगह पर किया गया, तो यह खंडवा जिले के हरसूद नामक स्थान पर यह नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों किया गया? आंदोलन क्यों किया जाता है? जब लोगों को समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वह आंदोलन करते हैं। और आंदोलन क्यों कर रहे थे? तो देखिए क्या है कि जब नदियों के ऊपर बांध बनेगा तो वहां आसपास रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाता है, यानी उनके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाता है, ताकि भविष्य में उस बांध के कारण कोई घटना ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो क्या है कि जब इस नदी पर बांध बन रहे थे और जब बांधों की हाइट को भी बढ़ाया जा रहा था, अब ज्यादा स्टोरेज होगा, तो जब हम देखते हैं कि जब बांध टूटता है तो भयंकर त्रासदी आती है और उससे बहुत सारी जनहानि होती है। तो नर्मदा पर बन रहे बांधों के कारण लोगों के विस्थापन का विरोध किया जा रहा था, यानी कि ये लोग कह रहे थे कि इन लोगों को विस्थापित ना किया जाए। और याद रखिएगा ये जो हरसूद है ना, ये पूरा डूब क्षेत्र हो गया है, ये डूब गया है। इसी के कारण से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नई जगह बसाई गई जिसे हम नया हरसूद के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस आंदोलन को करने वाले प्रमुख आंदोलनकर्ता कौन कौन थे, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण नाम है, पूछ लिया जाता है, ठीक। मेघा पाटकर, क्या नाम है? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, बाबा आमटे, शबाना आजमी और अरुण पटेल। ये प्रमुख आंदोलनकर्ता हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन किया था, भाग लिया था, ठीक है। कौन कौन? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, बाबा आमटे, शबाना आजमी और अरुण पटेल। पूरे के पूरे नाम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? तो इस पूरी स्लाइड में हमने दो टॉपिक पढ़े। पहला था नर्मदा जल विवाद, किन किन राज्यों के मध्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इसके लिए समिति का गठन कब किया गया? 1996 में। अध्यक्ष कौन? वी रामास्वामी और डॉक्टर अंसारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कहां पर किया गया? तो हरसूद खंडवा में किया गया। कब किया गया? 1985 में किया गया। क्यों किया गया? तो जो नर्मदा पर बांध बन रहे थे उनके कारण लोगों के विस्थापन का विरोध के लिए किया गया था। प्रमुख आंदोलनकर्ता कौन थे? मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति राय, बाबा आमटे और शबाना आजमी। क्लियर है इतनी बात? कौन सी है? तो इंदिरा सागर परियोजना है जो कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह पुनासा खंडवा में स्थित है। और इसी कारण से, चूंकि ये पुनासा नामक जगह पर स्थित है, इसीलिए इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे हम पुनासा बांध के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए कि इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो 23 अक्टूबर वर्ष 1984 को तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इस इंदिरा सागर डैम की आधारशिला रखी गई थी। और याद रखिएगा इन्हीं के नाम पर इस डैम का नाम रखा गया इंदिरा सागर डैम। वहीं वर्ष 1992 में इसका उद्घाटन कर दिया गया, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। अगर बात करें इंदिरा सागर डैम की, तो यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो याद रखिएगा यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। और अगर बात की जाए तो यह नर्मदा नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है।
मैंने ये नहीं कहा कि नर्मदा नदी की सबसे बड़ी, क्या कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, इंदिरा सागर परियोजना, जो कि पुनासा खंडवा में स्थित है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपको भी क्लियर कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है, तो वह चंबल घाटी परियोजना है, जो चंबल नदी पर बनाई गई थी। ठीक है, वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, हाँ। और अगर इस नर्मदा परियोजना में भी अगर इंदिरा सागर बांध की बात की जाए या इंदिरा सागर डैम की बात की जाए, इंदिरा सागर परियोजना या पुनासा डैम की बात की जाए, तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, कौन सी? ये भी नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर स्थित। अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा के ऊपर सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी रहेगी, तो हमारा सही जवाब रहेगा सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात में है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर है इतनी बातें? इंदिरा सागर डैम समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट फटाफट। इंदिरा सागर डैम कहां पर स्थित है? पुनासा खंडवा में। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे पुनासा बांध के नाम से हम जानते हैं। इसका लोकार्पण या शिलान्यास आधारशिला कब रखी गई? 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा। इसका उद्घाटन कब किया गया? 1992 में किया गया। इसकी कुल विद्युत क्षमता कितनी है? तो 1000 मेगावाट इसकी कुल विद्युत क्षमता है। और यह कैसा है? तो यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ी परियोजना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम बात करते हैं महेश्वर बांध की। तो महेश्वर बांध, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह कहां स्थित होगा, तो यह महेश्वर खंडवा में स्थित है। ठीक, वहीं अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1994 में इसकी स्थापना की गई, और यहाँ की कुल विद्युत क्षमता कितनी प्रस्तावित है? तो 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हमारी अगली जो परियोजना है वह है ओमकारेश्वर परियोजना। और अगर इस परियोजना की बात की जाए तो यह किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, यह ओमकारेश्वर खंडवा में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, और इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक है, ओमकारेश्वर परियोजना। क्लियर है इतनी बात? अगर इसकी कुल विद्युत क्षमता की बात की जाए तो 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि इंदिरा सागर जलाशय में कितने मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा 600 मेगावाट का तैरता हुआ जो सोलर प्लांट है, ये नर्मदा के बैक वाटर में। ठीक है, बैक वाटर उसको बोलते हैं जहां पर पानी स्थिर रहता है, बहता नहीं है, तो वहां पर इस सोलर प्लांट को इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है। क्लियर है? चलिए तो क्या ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर है पूरी तरह? चलिए एक बार फिर से पूछता हूं मैं, है ना, बताइएगा आप लोग। ओमकारेश्वर परियोजना कहां पर स्थित है? तो ओमकारेश्वर खंडवा में। इसकी कुल विद्युत क्षमता कितनी है? 520 मेगावाट है। तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है, और ओमकारेश्वर खंडवा में है। कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा? तो 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, महेश्वर बांध की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 400 मेगावाट है। इंदिरा सागर डैम की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है, किस अन्य नाम से इंदिरा सागर डैम को जाना जाता है? तो पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम अगले बांध की ओर चलते हैं, और हमारा अगला डैम है या अगली परियोजना है तवा बांध परियोजना। कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, यह इटारसी जिला नर्मदापुरम में स्थित है। और 1960 में वर्ष
1960 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और अगर इस तवा परियोजना की बात की जाए तो यहाँ पर कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है, और यहाँ पर इसकी कितनी इकाइयां हैं? 8 इकाइयां हैं। ठीक है, हाँ। और अब चूंकि ये तवा परियोजना अब हमें नाम से ही स्पष्ट है कि किस नदी पर होगी, तो यह नर्मदा की सहायक नदी तवा पर होगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारी परियोजना रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, या इसे ही हम किस परियोजना के नाम से जानते हैं? तो योजना के नाम से जानते हैं। क्या नाम हो गया? रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना। और कौन से स्थान पर स्थित है ये? तो याद रखिएगा, यह जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ठीक है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 105 मेगावाट कुल विद्युत का उत्पादन यहां पर किया जाता है। ठीक, और अगर बात की जाए, देखिए एक और प्रश्न बन जाता है कि पूरी नर्मदा जो नदी घाटी परियोजना है उसमें नर्मदा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई पहली परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा, बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नर्मदा नदी पर स्थित पहली परियोजना है। नर्मदा की पहली परियोजना कौन सी है? तो बरगी परियोजना। अगर पूछ लिया जाए नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश में, तो इंदिरा सागर परियोजना। नर्मदा की सबसे बड़ी परियोजना पूछ ली जाए तो सरदार सरोवर परियोजना। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, और याद रखिएगा इसी बरगी डैम से जो जबलपुर शहर है उसे पानी का सप्लाई किया जाता है, पानी की आपूर्ति यहां पर की जाती है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगली जो हमारी परियोजना है वो है बरगी व्यपवर्तन परियोजना। ठीक है, और यह भी कहां पर स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है, और यह भी बरगी नदी पर स्थित एक परियोजना है। ठीक है, जबकि अगर बात की जाए कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 15 मेगावाट सॉरी 15 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और हमारी जो अगली परियोजना है वह कौन सी है? जोबट परियोजना, या इसे ही हम शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जानते हैं। और ये किस जगह पर स्थित है? तो जोबट जिला अलीराजपुर में यह परियोजना स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1985 में इसे स्थापित किया गया था, जो कि जोबट की सहायक नदी है हथनी नदी, उस नदी पर इसे हमने स्थापित किया था। और यहां से हमें धार और अलीराजपुर जिलों में सिंचाई के लिए यहां से जल उपलब्ध करवाया जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो एक बार हम वापस से थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं इसमें कि हमने क्या सीखा इस स्लाइड से। तो देखिए सबसे पहले अगर तवा बांध की बात की जाए तो तवा बांध कहां पर स्थित है? तो ये इटारसी नर्मदापुरम में है। ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है? ये तवा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्लियर है? चलिए अगर रानी अवंतीबाई सागर या बरगी परियोजना की बात की जाए तो यह कहां स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 105 मेगावाट है। यह नर्मदा नदी पर निर्मित पहली परियोजना है और जबलपुर शहर में यहां विद्युत सप्लाई की जाती है, सॉरी जल को सप्लाई किया जाता है इसी बांध के द्वारा। ठीक है, वहीं पर बरगी व्यपवर्तन परियोजना की बात की जाए तो यह नर्मदा की सहायक बरगी नदी पर स्थित एक परियोजना है जो जबलपुर में स्थित है और 15 मेगावाट यहां पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और शहीद चंद्रशेखर आजाद या जोबट परियोजना कहां स्थित है? तो जोबट अलीराजपुर में स्थित है। जोबट नदी की सहायक नदी कौन सी? हथनी नदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो अगली परियोजना है वो है
सरदार सरोवर परियोजना और यह भरूच गुजरात में स्थित है। क्लियर है। चलिए, अगर इसकी आधारशिला की बात की जाए तो 5 अप्रैल वर्ष 1961 को तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। वहीं अगर बात की जाए कि इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तो 1462 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस स्थान से किया जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए कि यह कहां की संयुक्त परियोजना है तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि इसमें हमारे मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है तो 57% हिस्सेदारी अकेले हमारे मध्य प्रदेश की है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, यह नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है। ओवरऑल नर्मदा की बात की जाए तो सबसे बड़ा डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम। क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट है, यहां पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध या ग्रेविटी डैम बना है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 138 मीटर ऊंचा सबसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रेविटी पुल है। और अगर बात की जाए विश्व में सबसे बड़ा ग्रेविटी पुल कौन सा है तो उसका नाम है ग्रैंड कुली, जो 575 मीटर ऊंचा है और यह कहां पर स्थित है तो याद रखिएगा, यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह स्थित है। क्लियर है इतनी बातें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सरदार सरोवर बांध की बात हो और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात ना करें तो ये तो अन्याय हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। अगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए तो यह कहां पर स्थित है तो यह सरदार सरोवर डैम के पास में एक जगह है साधुपेट, वहां पर यह स्टेच्यू बनाई गई है। और याद रखिएगा, यह विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची, या हम कह सकते हैं 597 फीट ऊंचा स्टेच्यू बनाया गया है। और अगर इसका उद्घाटन किया जाए तो किसने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस स्टेच्यू का निर्माण किया गया, उद्घाटन किया गया। और अगर निर्माण की बात की जाए तो रामजी सुतार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। लेकिन बात यह आ जाती है कि सर ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसे समर्पित है, इसकी तो बात ही नहीं करी हमने। तो याद रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उनको समर्पित हमारा ये स्टेच्यू है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब देखिए, अपन कुछ स्टेच्यू देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेच्यू हैं दुनिया के। तो देखिएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जाए 182 मीटर, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा चाइना 128 मीटर। ठीक है। और उसी प्रकार से ये कम से ज्यादा से कम के क्रम में यहां पर लगे हुए हैं, तो आप ये भी नोट कर लीजिएगा क्रम वाइज। ठीक है, ताकि हमें ये याद रहे कि किसके साथ हमारी तुलना है। ठीक है। चलिए, तो सरदार सरोवर डैम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहां पर हमारी खत्म होती है नर्मदा घाटी परियोजना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अब कुछ अन्य परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। तो अन्य परियोजनाओं की बात करेंगे तो अगली हमारी जो परियोजना है वह है बाणसागर परियोजना। ठीक। चलिए, बाणसागर परियोजना की अगर हम बात करें तो देखिए, बाणसागर परियोजना कहां पर स्थित है तो यह शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पर बाणसागर परियोजना स्थित है। और इसकी स्थापना वर्ष 2006 में
वर्ष 2006 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्ष 2006 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा कि सर बाणसागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। और यह परियोजना हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसमें तीनों का अंश कितना है, तो 2:1:1 में है, यानी कि 50% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की, इसके बाद 25% उत्तर प्रदेश और 25% बिहार की हिस्सेदारी इस परियोजना में है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम देखते हैं कि 435 मेगावाट यहाँ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रमुख लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित है। तो हमारा जिला है शहडोल, सीधी, कटनी, रीवा और सतना। ये जिले सीधे सीधे हमारी बाणसागर परियोजना से लाभान्वित है। और पिछली परीक्षाओं में एमपीएसआई और एमपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि बाणसागर परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो याद रखिएगा ऋषि बाणभट्ट के नाम पर इस बाणसागर परियोजना का नाम रखा गया था। क्लियर है? चलिए सॉरी, आगे बढ़ जाते हैं और अगली परियोजना है हमारी बावनथड़ी परियोजना, या इसे ही हम राजीव सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बावनथड़ी परियोजना कहां पर स्थित है, तो बालाघाट और महाराष्ट्र का जो जिला है भंडारा, इन दो जिलों की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा महाराष्ट्र में भंडारा नामक जिला है, नहीं तो तुम लोग कुछ और ही भंडारा समझ लो। ठीक है, हम मध्य प्रदेश वाले हैं भंडारे के दीवाने, लेकिन ये भंडारा महाराष्ट्र का एक जिला है। और हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था मध्य प्रदेश के गठन का, तो ये जिला पहले मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन भाषाई आधार पर अलग करने के बाद में हमने इस जिले को किसे दे दिया था, महाराष्ट्र राज्य को दे दिया था। याद आया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह परियोजना बावनथड़ी नदी पर स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। वहीं अगर इसके स्थानीय नाम की बात की जाए तो इसे हम कुड़वा बांध के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बावनथड़ी बोल दे, राजीव सागर बोल दे या कुड़वा बांध बोल दे। वैसे तो कुड़वा बांध बोला नहीं जाएगा क्योंकि वहां के लोकल लोग इसको नाम से जानते हैं, लेकिन क्या है आपको कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली नदी है वह है पेंच नदी घाटी परियोजना। और पेंच नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो वर्ष 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब देखो पेंच नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। अगर हमें माइंड मैप में पता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो हम उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं कि यार मान लो कभी कभी कुछ प्रश्न आते हैं जिसके हमें जवाब नहीं आते, तो हम इन इमेजिनेशन के माध्यम से उनके उत्तर ढूंढ सकते हैं। अब हमें पता है कि ये दक्षिण में स्थित मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसकी सीमा किसके साथ रखेगी, तो महाराष्ट्र के साथ लगेगी। तो हम कभी कभी अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अच्छा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है 160 मेगावाट इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, छिंदवाड़ा में पेंच नदी पर माचा गोरा बांध बना हुआ है, जिसे हम पेज नहीं है, ये पेंच है। ठीक है, ये वाला पेंच, ठीक, पेंच व्यपवर्तन परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो माचा कोरा बांध कहां पर स्थित है, छिंदवाड़ा में है और पेंच नदी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए हमारी जो अगली परियोजना है उस परियोजना का नाम है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना या इसे ही हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं और ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है।
और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1972 में इसे स्थापित किया गया था और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की तो यह 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसमें किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगर बात की जाए यह किस नदी पर स्थित है तो यह बेतवा नदी पर स्थित एक परियोजना है जिसे हम किस नाम से जानते हैं तो राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा भांडेर नहर परियोजना और भांडेर नहर परियोजना की बात करेंगे तो यह वर्ष 1953 में स्थापित किया गया था और यह स्थापित किया गया था। चलिए बात करते हैं किस नदी पर स्थित है तो यह बेतवा नदी पर स्थित भांडेर नहर परियोजना है जिससे ग्वालियर, दतिया और भिंड जिले लाभान्वित है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगली परियोजना पर चलते हैं। उसका नाम है उर्मिल परियोजना और कहां पर स्थित है? यह छतरपुर में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। वहीं अगर इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट है और यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? उर्मिल नदी पर स्थित है। इस नदी का नाम याद रखिएगा, जब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इस नदी का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ वो मैं उस समय बताऊंगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है हमारी अटल सागर परियोजना और यह कहां पर स्थित है तो यह मड़ीखेड़ा शिवपुरी जिले में स्थित है और वर्ष 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। यह किस नदी पर स्थित है तो याद रखिएगा यह सिंध नदी पर, सिंधु नहीं सिंध नदी, सिंधु जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, अब आज के समय तो लद्दाख में पड़ती है और सिंध हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो सिंध नदी पर स्थित परियोजना है और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है तो 60 मेगावाट विद्युत क्षमता इस नदी की इस परियोजना की है। क्लियर है? चलिए साथियों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आगे जो हमारा टॉपिक है क्या है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। हाँ, अब आता है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत चल रही है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और भारत में सबसे पहला विचार आर्थर कॉटन ने 1858 में दिया था, यानी कि ये अंग्रेजों के समय पर ही यह विचार आ गया था कि नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। ठीक है, बाद में राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण ने को इसका कार्य सौंप दिया गया, यानी फिर ये राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आ गया और इन्हें यह काम दिया गया कि भैया आप लोगों को नदी जोड़ो परियोजना के ऊपर काम करना है। और मध्य प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं संचालित हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में संचालित है। तो पहली परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक, केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करेंगे तो इस परियोजना की जो लागत है वह कितनी है तो 44,605 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को बनाया जाएगा। और यह कब शुरू की गई तो याद रखिएगा 22 मार्च 2021 से यह प्रारंभ की गई। लेकिन यह परियोजना कब की है? 2005 से इस परियोजना पर काम किया जा रहा है, लेकिन फाइनली इसे मंजूरी कब मिल गई? 2021 में मिल गई। ठीक है, अब इस केन बेतवा लिंक परियोजना का लाभ किन किन जिलों से होगा? ठीक है, क्योंकि जब दो नदियां आपस में जुड़ जाएंगी तो वह साल भर उनमें पानी भरा रहेगा और जब पानी रहेगा तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा।
ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिले, जिसमें पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, दमोह, सागर, रायसेन, शिवपुरी, विदिशा, दतिया, ठीक है, ये 10 जिले तो जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के हैं। और 4 जिले, कितने, 4 जिले कौन कौन से, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये ललितपुर है, ठीक है, महोबा, ये इन 4 जिलों को, उत्तर प्रदेश के जिलों को लाभ मिलेगा, ठीक है। छतरपुर में इसी केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, तो दोधन बांध। किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है, ठीक है। फिर 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया गया, और इस नहर के द्वारा 8.1 लाख हेक्टेयर भूमि को यहां पर सिंचाई की जाएगी। यानी कि नहर के माध्यम से, अब ये नदियों को जोड़ दिया गया, फिर इसको नहर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और साथ में फिर यह पानी जो नहर है, नहर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई का कार्य किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 103 मेगावाट बिजली को यहाँ पर उत्पादित की जाएगी, और यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। देखो मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं, ये, ठीक है। ये वाला जो फैक्ट है, ये मोस्ट आईएमपी है कि देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी, तो कौन सी थी, बताओ, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। और इसका जो शिलान्यास था वो किसने किया था, तो 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, और इस परियोजना के अंतर्गत दोधन बांध, जो दोधन बांध है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अटल बांध कर दिया गया था, क्योंकि नदी जोड़ो परियोजना का जो सपना था, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, ठीक है। और याद रखिएगा हम हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली परियोजना है हमारी पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। और जब पार्वती कालीसिंध और चंबल है, और ये तीनों की तीनों नदियों का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से, तो यह परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। और इसकी लागत कितनी है, तो 72,000 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जिसमें से मध्य प्रदेश सरकार 35,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस परियोजना पर करेगी। क्लियर है? ठीक है। अब इससे हमें लाभ क्या होगा, तो इससे 6.13 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। और इससे हमारे मध्य प्रदेश के 11 और राजस्थान के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो इसका शिलान्यास 17 दिसंबर 2024 में जयपुर में किया गया था। अभी 17 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जयपुर गए थे, और वहां पर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में ये एग्रीमेंट किया था, और इस पर कार्य करने के लिए सहमति जाहिर की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगली जो परियोजना है हमारी नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना, ठीक। और इसमें क्या देखते हैं हम कि L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण कार्य चल रहा है, और इसकी जो कुल लागत है वो 3,400 करोड़ रुपए की है। और इसे कब शुरू किया गया, तो जुलाई 2018 में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को हमने शुरू कर दिया था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं हमारी
प्रमुख परियोजनाएं एक नज़र में। इसे हम एक टेबल फॉर्मेट के रूप में देखेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं जो हमारे मध्य प्रदेश में और भी स्थित है, तो हम इन्हें एक साथ एक नज़र में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिख जाए। विजिबल है सभी को? चलिए, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी परियोजना है और किस स्थान पर है। तो देखिए, पगारा बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो मुरैना में बंधा हुआ है। इसके बाद काकेसी बांध और बंजारा बांध, ये दोनों के दोनों कहाँ पर बने हुए हैं? हमारे शिवपुरी में बने हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है पहसारी बांध, दूसरा है तिगरा बांध और तीसरा है हस्सी बांध, और ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं भांडेर नहर परियोजना और सिंध बैराज परियोजना। ये दोनों की दोनों परियोजना हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये हमें दतिया में देखने को मिलती है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी मोहिनी सागर परियोजना और दूसरी है अटल सागर परियोजना, जो किस जिले में स्थित है? तो यह शिवपुरी जिले में हमें देखने को मिलती है। ठीक, सम्राट अशोक सागर या इसे ही हम हलाली परियोजना के नाम से जानते हैं, और यह हलाली परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, हलाली परियोजना विदिशा में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा केथ कड़ान या विला परियोजना, और ये तीनों की तीनों परियोजना हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो हमें सागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है तालाब जोड़ो परियोजना, और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें टीकमगढ़ में देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर इस तालाब जोड़ो परियोजना के अंतर्गत क्या है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, नदी जोड़ो परियोजना में दो नदियों को एक साथ जोड़ा जाता है, उसी प्रकार तालाब जोड़ो परियोजना में जो तालाब हैं उन तालाबों को आपस में कनेक्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ताकि अगर किसी एक तालाब में पानी ज़्यादा रहे तो वह पानी दूसरे तालाब में आए और दोनों बैलेंस रहे। ठीक है, इसे ही तालाब जोड़ो परियोजना का नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोधन बांध उर्मिल परियोजना या नरगवा परियोजना, और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह छतरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है केन परियोजना, पन्ना छतरपुर में। अगला बांध है हमारा कुलगढ़ी बांध, सतना में हमें देखने को मिलेगा। टोंस परियोजना, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो यह हमें रीवा में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला है केहरा बांध, कौन सी नदी पर? केन नदी पर, और ये कटनी में स्थित है। नेक्स्ट परियोजना है हमारी गुलाब सागर परियोजना, और कहाँ स्थित है ये? हमारे सिंगरौली में स्थित है। बाण सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो शहडोल में स्थित है। किसके नाम पर रखी गई? ऋषि बाणभट्ट के नाम पर यह परियोजना रखी गई। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बिलगांव परियोजना, ये डिंडोरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट परियोजना है हमारी बरगी परियोजना, या इसे ही हम रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है मटियार परियोजना हेलोन, या इसे ही हम थावर परियोजना के नाम से जानते हैं, और ये तीनों की तीनों परियोजना कहाँ पर स्थित है हमारी? तो यह तीनों की तीनों परियोजना मंडला जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। और अगली परियोजना है धूती बांध वैनगंगा नदी पर। बावनथड़ी या राजीव सागर परियोजना, ये तीनों के तीनों हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? तो यह हमें बालाघाट में देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और सेकंड टेबल पर आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परियोजना है हमारी भीमगढ़ बांध या संजय गांधी परियोजना, और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह सिवनी जिले में स्थित है। और याद रखिएगा, इसी भीमगढ़ बांध को या संजय गांधी परियोजना को पर जो बांध बना हुआ है, यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर बना हुआ है? तो भीमगढ़ बांध
ही एशिया का सबसे बड़ा बांध है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है पेंच परियोजना, फिर सीता रेवा, ठीक है, सीता रेवा परियोजना और माचागोरा परियोजना, और ये तीनों की तीनों हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो यह छिंदवाड़ा में देखने को मिलती है। बहुत पूछी जाने वाली परियोजना है ये, इसको स्टार लगाइएगा। रिंकी परियोजना, और रिंकी परियोजना नरसिंहपुर में स्थित है। ठीक है, हाँ वो रिंकिया के पापा वाले नहीं, ये रिंकी परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट है काली सागर या पारस डोह परियोजना, और ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो यह बैतूल में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। तवा परियोजना किस जिले में स्थित है, तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं। पलकमती परियोजना या बारना परियोजना, और ये कहाँ पर स्थित है, रायसेन में स्थित है। ठीक है, करेवा जलाशय भोपाल में स्थित है। कोलार परियोजना सीहोर में स्थित है। ठीक है, और याद रखिएगा भोपाल शहर को जल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है, तो इस कोलार परियोजना के द्वारा ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट कोटेश्वर परियोजना हमें रतलाम में देखने को मिलती है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट है गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है। ठीक है, हाँ अच्छा ये बताइए गांधी सागर बांध के पास में किसकी प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि चंबल माता की प्रतिमा वहां पर लगी हुई है, जिनके हाथों की उंगलियां दो बच्चों ने थाम रखी है, जिसमें एक बच्चे का नाम तो मध्य प्रदेश है और दूसरे बच्चे का नाम क्या है, राजस्थान है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कोटेश्वर परियोजना, और ये रतलाम में स्थित है। नेक्स्ट जोबट, या इसे ही हम शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहते हैं, और यह जोबट अलीराजपुर में स्थित है। ठीक है, इनका नाम चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर क्यों रखा गया, क्योंकि हमारे अलीराजपुर जिले की भाभरा ग्राम में ही चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट मान परियोजना, और दूसरा है माही परियोजना, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोनों की दोनों परियोजनाएं धार में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है भवसा परियोजना, और यह बुरहानपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट तेजला नहीं है, देजला देवड़ा परियोजना, महेश्वर परियोजना, और क्या लिखा है ये साटक परियोजना और कुंडा परियोजना, ये सारी की सारी परियोजना हमें खरगोन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप ये नाम याद नहीं रखोगे दोनों तो चलेगा, लेकिन देजला देवड़ा परियोजना और महेश्वर परियोजना ये दोनों की दोनों खरगोन में स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट इंदिरा सागर परियोजना, नेक्स्ट सुखता परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना, ये तीनों की तीनों परियोजना कहाँ स्थित है, तो खंडवा जिले में स्थित है। आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि पूर्वी निमाड़ किस जिले को कहा जाता है और पश्चिमी निमाड़ किस जिले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुंडलिया या मोहनपुरा बांध ये राजगढ़ जिले में स्थित है। तो साथियों ये थी हमारी सारी परियोजनाएं, जिसे हमने एक टेबल फॉर्मेट में देखा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप जब इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप लोगों को भी ये याद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी अगली परियोजना की, और यह है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की बात करेंगे तो यह पाइपलाइन के माध्यम से 49 किलोमीटर लंबी एक परियोजना है, और इसे कब शुरू किया गया, तो याद रखिएगा यह 25 फरवरी 2014 को इसे प्रारंभ कर दिया गया था, और इसके माध्यम से इसे ओमकारेश्वर जलाशय से जो जल है वो शिप्रा नदी तक लेकर आया गया था। ठीक है, अब देखिए इस परियोजना की क्या आवश्यकता लग गई हमें, तो हम देखते हैं कि हमारे
मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों बाद। और 2016 में अंतिम बार हमारे यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया गया था। तो उस समय हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जब इसका आयोजन किया गया था और हमारे मध्य प्रदेश में जब सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है तो चैत्र मास के लेकर तो बैसाख मास तक इसका आयोजन किया जाता है। और उस समय पर हमारे यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसके कारण नदियों का जल सूख जाता है। तो जो श्रद्धालु है उनके स्नान आदि के लिए और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना प्रारंभ की गई थी। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और इस परियोजना का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था, इसका लाभ हमें 3000 गांव, 72 कस्बे और 16 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए भी इसे लाभान्वित होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है वह है नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना। और इसके अंतर्गत जो लाभान्वित जिले हैं वह कौन कौन से हैं? तो खरगोन, इंदौर और उज्जैन, इन जिलों में सिंचाई की जाएगी। ठीक है। और इसके द्वारा 50,000 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर सिंचित की जाएगी। क्लियर है साथियों? तो साथियों ये जो हमारा टॉपिक था, तो साथियों ये हमारे मध्य प्रदेश की परियोजनाओं वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसे एक बार रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को ये फैक्ट याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। थैंक यू।